हेलो सभी को नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी का अचीवर एकेडमी पर। तो देखिए हम लोग बात करते हैं जो डीएसएसबी का जो अभी डीएसएसबी ने अपना जो न्यू सिलेबस जारी किया है, ठीक है ना। बहुत से सब्जेक्ट का नया जो सिलेबस है वो इनके द्वारा जारी किया गया है। आज हम बात करते हैं उस सिलेबस की, ठीक है ना। मतलब इन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके भेजा है कि आपसे टीजीटी हिंदी की भर्ती में ये बात आपसे पूछी जाएगी। ये ब्लूप्रिंट इनके द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है ना, DSSB के द्वारा। ठीक है, तो देखिए आपको जो पहले पढ़ाया जा रहा था सेम वही बातें हैं। जो पहले पढ़ाया जा रहा था ना, बातें वही सेम है। बस ये है कि इन्होंने ऑफिशियल जारी कर दिया। अब आप थोड़ा कन्फर्म हो गए कि हाँ भी पढ़ना यही है, बाकी पहले भी यही हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपका जो अचीवर एकेडमी पर जो आपका पहले भी एक बैच चला था 2 साल पहले भी, जो हिंदी लिटरेचर का बैच, और अब क्या चल रहा है, इस साल एक न्यू बैच चल रहा है। इस साल एक न्यू बैच है जो हिंदी लिटरेचर का चल रहा है जी। ठीक है, तो देखिए अब मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि ये जो गद्य साहित्य है, गद्य के अंदर इन्होंने क्या क्या दिया है। पहली बात तो है कि हिंदी साहित्य का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, और गद्य साहित्य की विधाएं कौन कौन सी होती है। देखो भाई, जो काव्य होता है, काव्य 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पद्य, पद्य के अंदर तो खाली पोइट्री होती है, और एक होता है जी गद्य। गद्य के अंदर क्या होता है, गद्य के अंदर तो कविता हो गई जो मैंने आपको अभी बताई। गद्य में क्या होता है कि जैसे कोई नाटक हो गया, नाटक है, या कहानी हो गया, ठीक है, या फिर निबंध हो गई। नाटक, कहानी, निबंध, ये देखो सारे लिखे हुए हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज, ये सारी की सारी क्या है, गद्य की विधाएं हैं। तो जितने भी गद्य की विधाएं हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। पहली बात तो ये पूछी जाएगी कि हिंदी साहित्य का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। फिर उपन्यास, देखो गद्य की विद्या क्या है, उपन्यास है। उपन्यास पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि भाई ये उपन्यास किसका लिखा हुआ है, ये उपन्यास किसका लिखा हुआ है। उसी तरह से कहानी पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, नाटक या एकांकी पर आधारित, निबंध पर, यात्रा वृत्तांत पर, ठीक है, संस्मरण या जो रेखा चित्र है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, आत्मकथा और जीवनी पर, और रिपोर्टाज। तो ये जितने भी गद्य की विधाएं हैं सभी को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। यानी कि आपको जो मेन लेखक है उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे, मेन उपन्यास का नाम याद होना चाहिए, कहानियों का लेखक का नाम याद होना चाहिए, नाटक एकांकी के लेखक आपको पता होने चाहिए, और जो निबंध है उनके, यात्रा वृत्तांत किस किस ने लिखे हैं और कौन कौन से लिखे हैं, सब आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। संस्मरण, रेखा चित्र के बारे में, आत्मकथा, जीवनी के बारे में, और रिपोर्टाज के बारे में। ठीक है, तो ये गद्य साहित्य के अंदर आपसे ये सब बातें पूछी जाएंगी एग्जाम के अंदर। जो गद्य साहित्य के बाद अब आते हैं जी काव्य की तरफ। अब काव्य भाग की तरफ आते हैं। तो हिंदी काव्य का विकास कैसे हुआ, हिंदी काव्य का विकास कैसे हुआ, यानी कि आप काव्य कह लो, साहित्य कह लो, एक ही बात है। विकास कैसे हुआ था हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे भी, कैसे धीरे धीरे हिंदी साहित्य आगे बढ़ा था। ठीक है ना। आदिकालीन काव्य पर प्रश्न आएंगे। आदिकाल का जो काव्य लिखा गया था उसके ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई आदिकाल के अंदर कौन हुआ करते थे, जिस सिद्ध हुआ करते थे, सिद्धों के बारे में प्रश्न आएगा। नाथ हुआ करते थे, और कौन हुआ करते थे, जैन कवि हुआ करते थे। इनसे संबंधित आपसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, है ना। आपसे जो है रासो साहित्य के बारे में पूछा जाएगा। रासो साहित्य यानी कि जो वीर काव्य इस काल के अंदर लिखा गया था। अब आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, अब ये छोटी सी बात थोड़ी ना है। अगर कोई बच्चा सोच ले कि मैडम आदिकालीन काव्य पर आएगा, पर आदिकालीन काव्य में आपको रासो साहित्य पढ़ना पड़ेगा, सिद्ध, नाथ और जैन कवियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने कौन कौन सा जो है काव्य रचना की, क्या क्या लिखा, है ना। अमीर खुसरो के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विद्यापति के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। इन्होंने तो बस इतना ही लिखना है जी आदिकाल, या इतना ही लिखना है भक्ति काल, बाकी जो करना है ना वो हम सबको पता है। ठीक है, उसके बाद देखो भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न आएगा। अब आपको पता है कि भक्ति काल तो 2 भागों में बटा हुआ था, एक तो निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण में क्या था जी, एक तो निर्गुण के अंदर संत काव्य था, एक तो निर्गुण के अंदर क्या था जी, संत काव्य था, और एक सूफी काव्य था।
सगुण की भी दो धाराएं थी, एक तो राम भक्ति धारा थी और दूसरी कौन सी, कृष्ण भक्ति धारा थी। इन दोनों पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब संत काव्य में थोड़े कवि थोड़ी ना है, सूफी काव्य में थोड़ी थोड़ी ना है, सभी पढ़ने हैं। मुल्ला दाऊद है और जो कुतुबन है ना, हमने सभी के बारे में पढ़ना है, बहुत सारे हैं भाई। और राम काव्य के बहुत सारे हैं, कृष्ण काव्य के भी बहुत सारे कवि हैं। कृष्ण काव्य के 8 तो आपको क्या पढ़ने हैं, 8 तो आपको जो एक अष्टछाप के कवि, इनके बारे में पढ़ना है। 8 तो केवल अष्टछाप के कवि हैं, इनके अलावा और भी हैं। इसी तरह राम भक्ति काव्य के अंदर भी आपको तुलसीदास जी के बारे में, केशव के बारे में, अग्रदास के बारे में, सेनापति के बारे में, सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा भाई, केशव के बारे में। उसके बाद आ जाओ जी रीतिकाल पर। तो रीतिकाल तो अपने आप में ही बड़ा है, क्योंकि रीतिकाल को तो 3 भागों में बांटा गया था, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीतिकाल को तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 भागों में बांटा था। एक तो रीतिबद्ध था, एक कौन सा था जी, रीति सिद्ध काव्य था, और एक कौन सा काव्य था, रीति मुक्त काव्य था। एक कौन सा काव्य था जी, रीति मुक्त काव्य था। ये 3 प्रकार के काव्य थे रीतिकालीन साहित्य के अंदर। और आपको तीनों के कवि, रीतिबद्ध के केवल लगभग 12 कवि हैं, रीति सिद्ध के लगभग 8 या 9 कवि हैं, रीति मुक्त के 6-7 कवि हैं। अब बताओ कितने हो गए, 12 हो गए, 8 हो गए, 7 लगा लो, कितने सारे कवियों के बारे में आपको पढ़ना होगा। देखो थोड़ा थोड़ा ध्यान सबके बारे में होना चाहिए कि भाई ये कवि रीतिकाल का है, इसने ये वाली महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ जी आधुनिक काल। आधुनिक काल तो सबसे बड़ा है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल में सबसे बड़ा आधुनिक काल है। क्यों, भारतेंदु युग आएगा, द्विवेदी युग आएगा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता, बहुत बड़ा मामला है भाई किसका, आधुनिक काल का। तो ये सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। बात वही है, मैंने तो आपको पहले बोल दिया भाई, अरे बात वही है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे थे। जब भी आप टीजीटी की या पीजीटी की तैयारी करते हो तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के जाते हो। अब यूं है कि ऑफिशियल आ गया तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं भाई, क्या कुछ नया तो नहीं है। वैसे नया कुछ भी नहीं है। हिंदी भाषा का विकास और व्यवहारिक व्याकरण, इसमें क्या आएगा कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, पढ़ेंगे भाई, पाली से, प्राकृत से, अभ्रंश से, सब कुछ मामला आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जो क्या नाम है, हिंदवी है, जो हिंदुस्तानी भाषा है, सबके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसकी उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। हिंदी की उपभाषाएं 5 है, सबके बारे में ज्ञान होना चाहिए। राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, है ना, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और इनके अंदर बोलियां कौन कौन सी आती हैं, 17 बोलियां आती हैं, सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी बोली कहां पर बोली जाती है, ठीक है। फिर जो देवनागरी लिपि है और उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और क्या आएगा जी, वर्ण का टॉपिक आएगा, उच्चारण, वर्तनी, है ना, और इसके अंदर संधि भी आ जाती है। उच्चारण क्या है, वर्तनी क्या है और संधि है, सारा वर्ण का टॉपिक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। कम से कम 4 से 5 लेक्चर में तो ये वर्ण का टॉपिक होता है। फिर वर्तनी संबंधी अशुद्धि आ जाएगी, है ना, शुद्ध अशुद्ध आपसे पूछ लिया जाएगा और आपसे संधि का टॉपिक पूछा जाएगा। फिर शब्द विचार और शब्द रचना, है ना, शब्द विचार के अंदर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, सभी पूछे जाएंगे भाई। पर्यायवाची पूछे जाएंगे, विलोम, अनेकार्थी, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिनको आप शब्द युगम भी बोलते हो, जिनको आप क्या बोलते हो, शब्द युगम भी बोलते हो। ये आपके एग्जाम के अंदर आएगा, सारा का सारा आपको पढ़ के जाना होगा। विकारी शब्द कौन से होते हैं, तो आपने पढ़े होंगे कि हिंदी व्याकरण के अंदर विकारी 4 होते हैं हिंदी में। एक तो संज्ञा, एक है जी सर्वनाम, एक विशेषण और एक क्रिया। एक विशेषण और एक क्रिया, ये सारे के सारे क्या है जी, विकारी है। अविकारी कितने हैं, अविकारी भी 5 है ना, ये तो 4 है जी। अविकारी कितने शब्द होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, एक तो क्रिया विशेषण के बारे में आपको अच्छी तरह आना चाहिए और इस क्रिया विशेषण के उपभेद भी आपको आने चाहिए। उसके बाद कौन सा होता है, संबंधवाचक। उसके बाद क्या है, संबंधवाचक जो अव्यय होते हैं या जो अविकारी होते हैं। उसके बाद जो आपके विस्मयादि बोधक होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है जी आपके सामने समुच्चय बोधक, आपको ज्ञान होना चाहिए कि समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं। और लास्ट के अंदर आता है जी निपात, यानी कि विकारी और अविकारी आपको सारे अच्छी तरह पढ़कर जाने हैं। उसके बाद वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य की रचना कैसे होती है,
आप कहते हो जी सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त होते हैं और मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, वाक्य के अंग पढ़ के जाने पड़ेंगे। कहने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा वाक्य का टॉपिक रचना और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हैं, यह एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर तो 3 होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। भाई पढ़ा होगा आपने व्याकरण में, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, ये 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपको पद परिचय का पता होना चाहिए कि आपको कोई भी एक वाक्य दे देगा और उसके अंदर किसी भी पद का आपको परिचय पूछ लेगा। तो आप पद परिचय तो तब बताओगे ना जब आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके बाद कारक और लिंग और वचन, ये सारे टॉपिक आते होंगे, तभी तो आप पद परिचय बता पाओगे। नहीं तो आप पदों का परिचय दे ही नहीं पाओगे। भाई जब तक आपको ये चारों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का ज्ञान नहीं है, आपको कारक, लिंग और वचन का ज्ञान नहीं है, तब तक पद परिचय आप नहीं दे पाओगे। तो टॉपिक तो कुल मिलाकर सारे ही हो गए भाई, सारी हिंदी ग्रामर हो गई। कोई अलग कुछ छोड़ा थोड़ी ना है इन्होंने, कोई भी टॉपिक इन्होंने नहीं छोड़ा, सारे के सारे दे दिए। हाँ, ये समझने वाले बच्चे को, जो बच्चा तैयारी करता है ना, ये उसको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। क्योंकि जो तैयारी नहीं करता वो तो सोचेगा थोड़ा सा तो सिलेबस है ना। फिर है जी अलंकार, आपको अलंकार सारे पढ़ने पड़ेंगे, जितने भी अलंकार आते हैं। फिर शब्द शक्तियां कौन कौन सी होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्तियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं साहब, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको मुहावरे और लोकोक्तियां भी पढ़कर जानी है। उसके बाद आपसे एक अपठित गद्यांश या पद्यांश, भाई कोई पोइट्री में से, कोई कविता में से भी कोई वो पहरा ले सकता है, या फिर कोई कहानी, नाटक, उपन्यास में से भी कोई ले सकता है। और आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे जी, वो देखेंगे पेपर में। 4 या 5 प्रश्न होते हैं। आपको या तो कोई पोइट्री का दे देगा सेक्शन, कोई पोइट्री में से, कहीं से, कविता में से उठाकर दे देगा, या कोई कहानी, नाटक, निबंध आदि में से उठाकर देगा। और फिर उसके बेस पर आपको 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपने उनका जवाब देना है, अनसीन पैसेज जिसको आप बोलते हो। फिर आपको यह बताना है कि संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है, यानी कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्या प्रयोग है, संपर्क भाषा के रूप में कैसे यूज करते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। कार्यालयों के अंदर, जो कार्यालय यानी कि ऑफिस के अंदर, ऑफिस के अंदर कौन सी हिंदी का प्रयोग होता है, और ये मानक हिंदी क्या है। यानी कि आपको संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है, ये बात आपको अच्छी तरह ध्यान में होनी चाहिए। मानक हिंदी के बारे में, संपर्क भाषा कैसी है, प्रयोजन मूलक कैसे है, और ऑफिस के अंदर कौन सी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर बात। फिर देखिए अगली बात क्या है इसके अंदर। ये तो आपका टीजीटी का सिलेबस था, ये तो आपका टीजीटी का सिलेबस था, और पीजीटी का सिलेबस भी सुन लो भाई। तो पीजीटी के अंदर क्या आएगा, पीजीटी के अंदर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, हिंदी साहित्य के इतिहास का आपने विस्तृत अध्ययन करना है, क्योंकि ये पोस्ट भी बड़ी है उससे। तो इसने एक एक खोल के बता दिया कि आपने कौन कौन से कवि को और कौन कौन से लेखक को आपने पढ़ना है अच्छी तरह से। जैसे आदिकाल से रीतिकाल, वही बात है, टीजीटी वाली बात आ गई। आपको आदिकाल पढ़ना है, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, चारों तो आपको काल पढ़ने हैं। बात तो वही आ गई ना, चारों काल तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे आप टीजीटी का पेपर दे रहे हो, भले ही आप पीजीटी का पेपर दे रहे हो, आपको इन चारों कालों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर आपने चंद बरदाई, चंद बरदाई क्या है, आदिकाल का कवि है। अमीर खुसरो, कबीर, दादू, रैदास, नानक, तो ये जो नानक तक है ना, नानक तक, ये सारे आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल के इतने सारे कवि आपको पढ़ने हैं, चंद बरदाई, अमीर खुसरो, कबीर, दादू, रैदास और नानक। अब जायसी से क्या शुरू हो गया, भक्ति काल का कवि शुरू हो गए। जायसी सूफी का कवि है, जायसी क्या है, एक सूफी कवि है। तुलसीदास राम भक्त कवि हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। केशव क्या है, ये भी राम भक्त कवि हैं, केशव भी राम भक्त कवि हैं, लेकिन केशव रीति काल के भी कवि हैं भाई।
उसके बाद सूरदास कृष्ण भक्त कवि हैं, मीराबाई भी कृष्ण भक्त हैं, ठीक है ना। देव रीति काल के हैं, देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, ये सारे के सारे रीति काल के कवि हैं। यहाँ तक ये आपको पढ़ के जाने हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के हो गए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये भी भारतेंदु युग के हैं। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग के हो गए। श्रीधर पाठक हरिओद, ये सारे द्विवेदी युग के हैं। मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा, ये चारों छायावादी कवि हैं। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा ये चारों छायावादी कवि हैं। नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, अगे, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ, ये तार सप्तक के कवि हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये प्रयोगवादी कवि हैं। ये तार सप्तक के कवि हैं जिन्होंने तार सप्तक के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो पीजीटी के अंदर बाकायदा आपको कवि और लेखक का नाम दिया हुआ है और आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। क्लियर बात? देखो, अगर इस तरह से खोल कर अगर सिलेबस देता है तो और भी फायदा होता है। उसके बाद गद्य साहित्य के अंदर आपको वही बात है टीजीटी वाली, निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, कोई एकांकी, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना और रिपोर्टाज। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, इसको ठीक कर लेना, ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ी, रिपोर्टाज आदि। यानी कि गद्य साहित्य की जितनी भी विधाएं होती हैं आपको सबके बारे में पढ़कर जाना है। गद्य साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं आपको सारी की सारी पढ़कर जानी है यहाँ पर, ठीक है? क्लियर बात? उसके बाद देखिए, काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। जो आपका काव्य साहित्य है उसके ऊपर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सप्रसंग व्याख्या भी आपसे करवा ली जा सकती है, भाव और शिल्प सौंदर्य भी पूछा जाएगा। देखो, एक तो होता है भाव सौंदर्य, एक होता है शिल्प का मतलब होता है कला सौंदर्य। भाव का मतलब तो क्या भाव था, कला का मतलब होता है कि रस, छंद, अलंकार आदि के बारे में। तो अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, दादू, रैदास, ठीक है, ये वही नाम है जो हमने अभी अभी पढ़े हैं, लगभग सारे नाम वही हैं, ठीक है ना। इनके बारे में पूछा जाएगा आपको। नानक, जयसी, तुलसीदास, केशव, वही आगे ना सारे नाम। देखो, सूरदास, मीराबाई, रसखान, देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक हरिओद, उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, पंत निराला और महादेव वर्मा, ये सारे आ गए। हरवेश राय बच्चन, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध के बारे में पढ़ना है, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, नेमीचंद्र जैन, ये नेमी आएगा, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अगे, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह। मतलब ये कहता है कि जो एमए तक के पाठ्यक्रम में आपने इन लेखकों को पढ़ा है और इनकी आपने प्रसिद्ध रचनाएं भी पढ़ी हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपने जो एमए की, मास्टर आपने जब की, तो उसके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में आपने इन लेखकों को पढ़ा और इनकी रचनाओं को भी आपने पढ़ा, तो वो सब आपसे पूछी जाएगी। बाकायदा लेखकों का और कवियों का नाम जब दे देता है ना सिलेबस के अंदर, तो वहां पर बहुत सी बातें हमारे माइंड में अपने आप क्लियर हो जाती है। फिर देखिए, सप्रसंग व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा शैली पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, है ना। एक तो सप्रसंग व्याख्या पर, और आप आशय स्पष्ट करो किसी बात का, वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर भाषा शैली पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। देखिए जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा शैली पूछी जा सकती है, रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली, प्रेमचंद की, जनेन्द्र कुमार की। देखो, ये कह रहा है कि किस किस की भाषा शैली हम पूछेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी भाषा में लिखते थे, हम कह देंगे जी ब्रज और खड़ी बोली दोनों में लिखते थे। जो कविता लिखते थे वो ब्रज में थी और जो गद्य लिखा करते थे वो खड़ी बोली में लिखा करते थे, है ना। और धर्मवीर रामचंद्र शुक्ल की कैसी थी, प्रेमचंद कैसी भाषा थी भाई, हिंदुस्तानी भाषा में लिखते थे प्रेमचंद, उर्दू के शब्दों का बहुत ज्यादा यूज किया है। जनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, रेणु,
फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, कृष्णा सोबती, विषम साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे और ममता कालिया। इन लेखकों की भाषा शैली पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये जो लेखक इन्होंने दिए हैं, इन पर आधारित भाषा शैली से संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जाएगा। क्लियर हो गई सारी बातें। उसके बाद कहता है कि जो कवि आपने जो पढ़े और जो जिन लेखकों के बारे में आपने पढ़ा, उनका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी कैसी थी और उनके अस्तित्व पर औचित्य आएगा यहाँ पर, औचित्य पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों और लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। देखो कितना खोल के बताया है कि कवियों और लेखकों, देखो आपने जब आप ये जो पीजीटी का पेपर है तो आप बात करो जी 9th की, और किसकी बात करो 10th क्लास की, उसके बाद है जी +1 की, उसके बाद है 11th क्लास की, और उसके बाद है जी 12th क्लास की। इन ये 4 क्लासों के अंदर आपने कवि परिचय भी पढ़े होंगे और आपने लेखक परिचय भी पढ़े होंगे। कवि और लेखक परिचय पढ़े होंगे, आपने वही दोबारा पढ़ने हैं। बस बात इतनी है कि कवियों से संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके जीवन के बारे में पूछ लेगा। जैसे मान लो कोई भी कवि है, जैसे तुलसीदास है, तो तुलसीदास आते हैं जी 10th क्लास में, तो तुलसीदास जी के बारे में पूछ लेगा, इनके गुरु का नाम क्या था, तो आप कहोगे जी नरहरियानंद था इनके गुरु का नाम, है ना। तुलसीदास ने दीक्षा किससे ली, ऐसी ऐसी बातें पूछी जाएंगी। इनके जीवन से संबंधित, इनकी रचनाओं से संबंधित, इनकी भाषा शैली पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आपने 9th 10th +1 +2 कुल मिलाकर बात क्या है कि आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, आपने वो पढ़नी पड़ेगी आपको। एनसीईआरटी से प्रश्न आएगा आपका, आपने जितने भी कवि और लेखक है वो सब पढ़ डालो। व्याकरण के अंदर क्या होगा, शब्द भंडार, शब्द विचार, वही जो मैंने आपको पीछे बताया, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, इनसे संबंधित प्रश्न आएगा। शब्द भेद अर्थ, स्रोत और प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, ठीक है ना, ये सारा शब्द का टॉपिक है। आगे पर्यायवाची, विलोम, है ना, और एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युगम, शब्दों के जोड़े, शब्द निर्माण, कैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। आपको व्याकरण सारी पढ़नी पड़ेगी। व्याकरण के अंदर सभी कुछ पूछ लेता है। अब कोई ना थोड़ी ना किसी बात के लिए कि ये बात व्याकरण में नहीं पूछेगा। व्याकरण में लगभग आपको सारी पढ़नी पड़ेगी। लिटरेचर आपको लगभग सारा पढ़ना पड़ेगा। अब देखो आगे, पद विचार, पदबंध आ गए, पदबंध, पदों का बंधना, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तो विकारी हो गए, क्रिया विशेषण। पदबंध भेद, पदबंध के कितने भेद होते हैं जी, 4 भेद होते हैं। प्रयोग, इनका प्रयोग कैसे करते हो, और पद का परिचय, वही बात दोबारा आ गई। वाक्य का टॉपिक सारा पढ़ना है कि वाक्य की संरचना कैसी होती है, वाक्य का भेद क्या है, अर्थ क्या है, रचना की दृष्टि से आप वाक्य में कैसे परिवर्तन करोगे, सरल से मिश्र कैसे बनाओगे और मिश्र से संयुक्त कैसे बनाओगे। वाक्य संश्लेषण, वाक्य को एनालिसिस करके पूछ लेगा, और वाक्य विश्लेषण, दोनों चीज पूछ लेगा। वाक्य को जोड़ना भी पूछ लेगा, तोड़ना भी पूछ लेगा। संधि का टॉपिक आएगा। संधि तो 3 ही होती है जी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसके बाद अनसिन पैसेज, अपठित बोध आएगा। काव्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पूछा जाएगा। और गद्य के अंदर भी साहित्यिक और वर्णनात्मक दोनों प्रकार का गद्य आपसे पूछा जाएगा। ठीक, दोनों प्रकार का जो गद्य है वो आपसे पूछा जाएगा। आया बस कुछ समझ में। आगे कहता है कि समसामयिक विषय, समसामयिक क्या होता है कि करंट, करंट का क्या विषय है, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय और साहित्यिक विषय पर प्रश्न होगा। कोई भी विषय चुन सकता है कि कोई भी करंट का विषय, कोई वर्णनात्मक वर्णन करना हो या कुछ नया क्रिएट करना हो। काव्य शास्त्रीय अध्ययन, यहाँ पर आ जाओ जी, काव्य शास्त्र पर। इसका अर्थ क्या है, साहित्य का स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी विविध विद्याएं क्या है। काव्य शास्त्र में क्या आता है, रस, छंद, ये काव्य शास्त्र की विद्याएं हैं। तो रस पूछा जाएगा, सभी रसों का ज्ञान होना चाहिए आपको। रस मीमांसा में काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा क्या काम करती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियां कौन सी होती है। काव्य गुण के बारे में पूछेगा, प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण, 3 ही गुण होते हैं काव्य के। काव्य के दोष भी कई प्रकार के होते हैं। विस्तृत जानकारी इनकी आपको होनी चाहिए कि काव्य के अंदर क्या क्या दोष होता है ना, श्रुति कटुता, है ना, और पदच्युत, ग्रामीण, ऐसा कई दोष होते हैं।
छंद ज्ञान वर्णिक, छंदों का ज्ञान, कौन से, वर्णिक मात्रिक, दोनों छंद आपको आने चाहिए। छंद दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्णिक और एक मात्रिक, दोनों छंद आपको पढ़ के जाने हैं। अलंकार के अंदर शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और जो नए अलंकार है सबके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। शब्दालंकार, अब इन्होंने तो शब्दा अर्थालंकार लिख दिया, पता इसमें कितने अलंकार बनेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपको पढ़कर जाने पड़ेंगे, यानी कि एक लंबा चौड़ा जो सिलेबस है वो पीजीटी लेवल का आपका दिया हुआ है। अगर आप पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, तो इसका मतलब तो आपको जो नेट लेवल, पीजीटी लेवल एक ही है, पर प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो जाता है नेट के अंदर बस। लेखन कौशल, यानी कि आपका जो +1 में, 10+1 में और 10+2 के अंदर एक आपकी बुक है, और बुक का नाम क्या है जी, अभिव्यक्ति और माध्यम। यानी कि आपको एनसीईआरटी सारी पढ़कर जानी है, मैंने आपको साफ बता दिया। अभिव्यक्ति और माध्यम ये बुक है जी, ठीक है ना। 10+1 और 10+2 की एक ही किताब है, अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें से आधे जो लेसन है वो तो +1 में आते हैं और आधे लेसन +2 में आते हैं। तो इसके अंदर लेखन कौशल, पत्रकारिता, पत्रकारिता से संबंधित विषय, प्रिंट माध्यम, समाचार संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन के लिए किस तरह से आप लिखोगे, और विज्ञापन लेखन। भाई कुल मिलाकर बात है कि 10+1 और 10+2 के अंदर जो अभिव्यक्ति और माध्यम बुक है, ये बुक आपको अच्छी तरह से याद करके जानी है अगर आप पीजीटी लेवल का पेपर दे रहे हो तो। ठीक। काव्य शास्त्र, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो 9, 10, +1, +2 के, और आपको जो उनको पढ़ाना है वो आपको पहले से आना चाहिए। काव्य शास्त्र, आधुनिक काव्य क्या है, नाटक किसको बोलते हैं, रंगमंच किसको बोलते हैं, विशिष्ट रचनाकार, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा और हिंदी की आलोचना, ये भी आपको पढ़ के जाना होगा। ये भी सारा का सारा जो मैटर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कहोगे मैडम बहुत सारा सिलेबस है, ये तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, बहुत सारा सिलेबस। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, इसके लिए मैं आपको आज एक बात बता दूं सभी बच्चों को कि अचीवर एकेडमी पर हमारा हिंदी लिटरेचर का, हिंदी साहित्य का जो बैच है वो चल रहा है, रनिंग में है, लाइव बैच है। हिंदी जो साहित्य का जो बैच है, लिटरेचर का बैच, वो अचीवर एकेडमी पर शुरू है, और इसके अंदर कुछ क्लासेस हमारी हो चुकी है और बाकी अभी होना बाकी है। तो अभी तो हम टीजीटी के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ, वैसे तो मैं तो देखो सारा ही पढ़ाती हूँ। जब मैं पढ़ाने लग जाऊँ ना, जैसे मैंने अब भक्ति काल उठा लिया, तो भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल नॉलेज देती हूँ। भाई मैं तो आपको बार बार कहती हूँ कि आपका यहाँ से टीजीटी पीजीटी दोनों निकल जाएंगे, यहाँ तक कि नेट लेवल भी निकल जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हिंदी साहित्य का जो बैच है अचीवर एकेडमी पर रनिंग में है, जिसके अंदर डेली लाइव क्लास होती है, डाउट सेशन होते हैं, डेली लाइव क्लास भी होती है, डाउट सेशन भी होते हैं। फिर इसके अंदर मैं आपको हिंदी साहित्य करवाऊंगी, पूरा का पूरा काव्य शास्त्र आपको मैं करवाने वाली हूँ, पूरा का पूरा काव्य शास्त्र, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो पाश्चात्य हो, ये काव्य शास्त्र मैं आपको पूरा करवाऊंगी। उसके बाद मैं आपको हिंदी ग्रामर करवाऊंगी, वो भी बिल्कुल डीपली वाली, जो आपके पीजीटी लेवल के अंदर आएगी। क्योंकि देखो आपको ऊपर ऊपर की ग्रामर तो सभी को आती है ना, आप हिंदी के स्टूडेंट हो, ऐसी बात तो है नहीं कि आपको ग्रामर नहीं आती, लेकिन जो गहराई वाली ग्रामर है जो आपके एग्जाम में आती है और आप वहां अटकते हो, मैं वो आपको करवाऊंगी। उसके बाद आपको 6ठी से लेकर 12वीं तक जो एनसीईआरटी है वो मैं आपको सारी की सारी करवाऊंगी इस बैच के अंदर। तो आप ये बैच जो है अचीवर एकेडमी से आप ले सकते हो, ठीक है, और अपनी तैयारी कर सकते हो आप। क्योंकि देखो जब तक गाइडेंस नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, जब तक कुछ नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप एक किताब ले लेते हो और उसके अंदर से आप वही रट लेते हो। अब एग्जाम में उसमें से आ गया तो ठीक, ना आया तो ठीक, क्योंकि कोई भी किताब हिंदी ग्रामर की ऐसी नहीं है जो सफिशिएंट हो। मेरे से बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैडम की कोई ऐसी किताब बताओ जिसके अंदर सारा कुछ दिया हो। भाई ऐसी किताब तो कोई है ही नहीं जिसके अंदर सब कुछ हो। जब हम लोग भी पढ़ाते हैं, हमें जो हिंदी लिटरेचर पढ़ाने वाले टीचर हैं, हम भी अपने सामने काफ़ी किताबें खोलते हैं अलग अलग राइटर्स की, और फिर देखते हैं कि उनके अंदर बढ़िया मैटर उनके अंदर से छांटते हैं, गूगल से सर्च मारते हैं, तब जाकर आपको पढ़ाते हैं। किसी एक किताब में तो सारा मैटर होना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, अगर आपको नीड है, ज़रूरत है, तो आप ये बैच ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी तैयारी है अच्छी तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो।
तो थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद सभी बच्चों का। जय हिंद, जय भारत।